हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस क्लास। आज मैं यहाँ पे चैप्टर 3 जो कि है सैलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर है, इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं तो हमने ऑलमोस्ट एवरी कंट्री को वहाँ पे टच किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, और तब हमने इसको बनाया। तो इसी वजह से अपने आप में बहुत यूनिक बन जाता है। लेकिन हमें चीज़ों को नोटिस करना चाहिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें 1949 में मिला था, यानी कि इन चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लेने के बाद, तो क्या चीज़ें आज भी वही हैं? नहीं। उसके बाद हमने काफ़ी सारे इसमें चेंजेस किए हैं, अमेंड किए हैं। तो जैसे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1976 का था। इसको हमने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था। क्यों? क्योंकि इसमें हमने बड़े नंबर पे चेंजेस किए थे, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस किए थे। और जब चेंजेस हो रहे थे तो 1973 में केसेस आया था, जिसको हम बोलते हैं केसव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इन्होंने इसमें सुप्रीम कोर्ट में रूल किया कि देखिए, पार्लियामेंट को राइट है कि वो अंडर 368 इन चीज़ों को अल्टर कर सकती है, लेकिन ऐसा ना हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। कभी पता लगे कि अमेंडमेंट करने के चक्कर में कॉन्स्टिट्यूशन बदल दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, फीचर क्या क्या है? सबसे पहला कि ये लैंडेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, सबसे पहले अनरिटन और रिटन। रिटन जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन जैसे ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया वाला क्या है? मतलब रिटन है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव है। ठीक है, चीज़ों को बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया है, एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे क्या है, जो हमने 1949 में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, उस टाइम क्या था? एक प्रियम्बल, फिर 95 आर्टिकल, और यहाँ पे उसको हमने 8 शेड्यूल थे। और आज के टाइम में क्या है? 465 आर्टिकल है, जिसको हमने 25 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, और 12 शेड्यूल है। देखिए, जैसे 1951 की हम बात करते हैं, क्योंकि 49 में तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिल चुका था, लेकिन 51 में क्या हुआ? कुछ चीज़ों को हमने डिलीट भी किया है, उसके बाद कुछ चीज़ों को हमने ऐड भी किया है। जैसे कुछ शेड्यूल होते हैं, जैसे 9, 10, 11, 12, जैसे 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, और 11 शेड्यूल, 12 शेड्यूल पंचायती राज से रिलेटेड है और म्यूनसिपैलिटीज से। हमने इनको बाद में बाय 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट, जैसे कि 10th शेड्यूल, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1983, ओके, उस टाइम हमने इनको क्या किया है, यहाँ पे ऐड भी किया है। अच्छा, ये शेड्यूल वगैरह क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे इन द नेक्स्ट लेक्चर चीज़ें क्लियर कराऊंगा। ओके, अब जिसका साइज है बहुत एलिफेंटाइन है, हाथी जैसा साइज है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब बल्कि है। इसके पीछे रीजन क्या है? पहला है यहाँ पे जोग्राफिकल फैक्टर और वास्टनेस है कंट्री के अंदर। कंट्री बहुत बड़ी है और साथ में क्या डाइवर्सिटी है, यानी कि यहाँ पे अलग अलग रिलीजियस, अलग अलग रेसिस के लोग यहाँ पे रहते हैं। अब ऐसा है कि अगर सपोज कीजिए कोई लॉ क्रिश्चियन के लिए बन जाए, तो क्या वो चीज़ें हिंदूज या मुस्लिम पे इम्प्लीमेंट होगी? नहीं होंगी। तो उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना, यहाँ पे डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज़्यादा बल्कि बना। दूसरी बात क्या है, इसके अंदर क्या था? इन्फ्लुएंस था किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। ओके, और दूसरी बात यहाँ पे, तीसरी बात क्या है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। किसके लिए? सेंटर के लिए भी वही है और स्टेट के लिए भी वही है। अब सभी चीज़ें मतलब दोनों को ध्यान में रख के बनानी थी ना। और लेकिन जम्मू कश्मीर इससे बचा हुआ था बचा हुआ था मतलब, क्योंकि 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 को यहाँ पे क्या हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने यहाँ पे जो स्पेशल प्रोविजन था अंडर आर्टिकल 370, उसको स्क्रैप कर दिया था। ठीक है, दूसरा बात क्या था इसके अंदर, जो यानी कि डोमिनेंस था वो किसका था? लीगल लिमिनरीज का। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उस टाइम जो थे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग बैठे थे। कोई मान लो अमेंडमेंट करना है या कोई चीज़ें आनी है, तो इसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे, क्या होंगे, वो सब चीज़ें इन्होंने मॉडिफाई की। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लेंदी होता चला गया। ओके, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ यही चीज़ें हैं कि हमें गवर्नेंस कैसे करना है? नहीं, इसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो चीज़ें भी यहाँ पे हैं। क्योंकि देखिए, जो अदर यहाँ पे जो आज के टाइम में मॉडर्न डेमोक्रेटिक है, उन्होंने वो चीज़ें छोड़ दी हैं कि चलो आगे जैसे सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम लेजिस्लेशन पास करके बना लेंगे। लेकिन इंडियन ने तो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें क्या था? वो इन द लॉन्ग रन क्या चीज़ें हो सकती हैं, एक ब्रॉड व्यू लेकर के चीज़ें बनाई गई थी उस टाइम पे। ओके, दूसरा क्या है कि हमने इसको ना बहुत ज़्यादा जो वेरियस सोर्सेज हैं वहाँ से ड्रॉन किया है। लेकिन इस चीज़ को देखिए, जो यहाँ पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब हैं, यानी कि चीफ आर्किटेक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो थे, ये चीज़ें मैंने कल भी आपको पढ़ाई थी। तो उसमें क्या उन्होंने कहा है कि देखिए, ये बात तो सही है कि हमने चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से उठाया है, लेकिन हमने इसको बहुत अच्छे लेवल पर रैंडसेकिंग की है, यानी कि जांच पड़ताल करने के बाद हमने चीज़ें इंक्लूड की हैं। ऐसा नहीं है बस हमने उठाई चीज़ें और यहाँ पे रख दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, लेकिन काफ़ी हद तक जो है ना, स्ट्रक्चरल पार्ट जो बनी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि जो स्ट्रक्चर हुई थी यहाँ पे, संरचना की गई है, वो उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का। ओके, दो तरह के पार्ट होते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के। एक होता है फिलोसफिकल पार्ट। फिलोसफिकल पार्ट में क्या आते हैं आपके? फंडामेंटल राइट और डीपीएस की। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए हमने? अमेरिका से। और यहाँ पे डीपीएस भी हमने कहाँ से लिए? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, पॉलिटिकल पार्टी की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखिए, जो हमारा रिलेशन है किस किसके बीच में? कैबिनेट गवर्नमेंट का, यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर के बीच में, ये हमने कहाँ से ड्राउन किया है?
ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली चीज़ें। अब देखिए हमने पीछे भी पढ़ा था, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रक्चर है वो हमने कहाँ से इन्फ्लुएंस देखी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और यहाँ भी हमने जो मटेरियल सोर्सेज हैं ये भी काफ़ी लेवल पे हमने कहाँ पे देखे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इन्फ्लुएंस है। कैसे? देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चीज़ें होती हैं, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल होती हैं, यानी कि शासन करने के लिए जो चीज़ें होती हैं, जैसे फेडरल स्कीम, जुडिशरी, गवर्नर, इमरजेंसी प्रोविंस और पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी, ये सब किसके अंदर से हमने उठाए हैं? ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उठाए हैं। या तो वहीं से उठाए हैं या फिर बिल्कुल उसके एक क्लोज रिजेंबलेंस, यानी कि बिल्कुल मिलते जुलते उसके किसी आर्टिकल से उठाए हैं। ओके, सी यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, यानी कि दोनों ही चीज़ों का एक मिक्सचर है। अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, इनके लिए रिक्वायर होती है एक स्पेशल प्रोसीजर, यानी कि आसानी से आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, मतलब सॉरी रिजिड में नहीं कर सकते हो, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी कि रिजिड के अंदर क्या होता है कि स्पेशल प्रोसीजर चाहिए अमेंड करने के लिए, ये नहीं कि आप कोई भी अगले दिन जाएं और अमेंड करके आ जाएं, बिल्कुल नहीं होगा ऐसे। फ्लेक्सिबल में क्या होता है, चीज़ें थोड़ी सी बहुत आसान होती हैं, थोड़ी सी लिबरल होती हैं इन कंपेरिजन ऑफ दी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडिया में तो दोनों चीज़ें सेम ही हैं, कुछ कुछ मामलों में रिजिड है और कुछ में यहाँ पे फ्लेक्सिबल है। अब देखिए आर्टिकल 368 जो है ये पावर प्रोवाइड करता है अमेंडमेंट करने की, ये पता होना चाहिए आपको। जैसे कि सबसे पहली बात क्या है कि कुछ प्रोविजन क्या है कि इनको स्पेशल मेजोरिटी के तहत पार्लियामेंट के अंदर पास कर सकते हैं, इन द सेंस यानी कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंट होते हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस, ठीक है, वहाँ पे उनकी वोटिंग की जाएगी और 2/3 मेजोरिटी से वहाँ पे वो बिल पास हो जाना चाहिए, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। दूसरा क्या है कि जो स्टेट्स होते हैं उनके आपको हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए, दूसरा प्रोसीजर ये है। लेकिन तीसरा क्या है कि आप एक ऑर्डिनरी बिल पास कर सकते हो, लेकिन तीसरे वाले को क्या है इसमें अंडर आर्टिकल 368 आप काउंट नहीं करोगे। ओके, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेसिस, देखिए फेडरल सिस्टम भी है साथ में कुछ यूनिटरी बेसिस भी है। देखिए कैसे, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्टेब्लिश करता है फेडरल गवर्नमेंट को। फेडरल के अंदर दो गवर्नमेंट है, सेंटर और स्टेट वाली, बिल्कुल है। डिवीजन ऑफ पावर है, हाँ बिल्कुल है। सपोज कीजिए इस टाइम अभी अब इस टाइम बीजेपी है, तो यानी कि कांग्रेस हारी होगी इस टाइम पे, तो कांग्रेस ने अपनी पावर जो थी वो किसको ट्रांसफर की थी उस टाइम पे, बीजेपी को। तो वो चीज़ें हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ बिल्कुल है। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ बिल्कुल, यानी कि सबसे ऊपर यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर के अपना काम करती है, उसके अंदर किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता है। बाई कैबिलिज्म है, यानी कि दो हाउस है, यानी कि राज्यसभा लोकसभा है, और स्टेट लेवल पे भी विधान परिषद और विधानसभा है, ठीक है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं, ये तो आपका फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन फेडरल हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल है जी। और सिंगल सिटीजनशिप है, ये भी है। सिंगल सिटीजन इन द सेंस दो तरह की सिटीजनशिप होती है, एक होती है सिंगल, एक होती है डबल। सिंगल के अंदर क्या होता है, जैसे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, अमेरिका में क्या डबल है, स्टेट की अलग और कंट्री की अलग, ठीक है। यानी कि कंट्री में आप रह रहे हो, इसकी सिटीजनशिप अलग लेनी पड़ेगी, और आप किस स्टेट में रह रहे हो वो सिटीजनशिप आपको अलग लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे हैं। दूसरा क्या देखिए, अगर हम बात करते हैं इसकी फेडरेशन की, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन आर्टिकल 1 क्या कहता है हमारा, ये कहता है यूनियन ऑफ द स्टेट। इसके दो मीनिंग निकल सकते हैं। पहला क्या है, जो फेडरेशन है ना, ऐसा नहीं है कि वो रिजल्ट है किसी एग्रीमेंट का, ठीक है, स्टेट के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ और फेडरेशन बन गई हो, बिल्कुल नहीं है। दूसरा क्या है कि किसी भी स्टेट को इतना राइट नहीं है कि वो फेडरेशन को अपने आप से अलग कर ले। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब ये कुछ टर्म है आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये मैचिंग में आ जाती है एग्जाम में, कि जैसे क्वेसी फेडरल किसने कहा था, ये कहा था कैसी वेयर ने, ओके। बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा था, मॉरिस जॉनसन ने, ओके। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा था, ग्रैनुअल ऑस्टिन ने। और फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये किसने कहा था, आइवर जेनिंग्स से। ये आपको इनके नाम याद होने चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्या यहाँ पे है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट है ना, ये इसमें क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है, ओके। जैसे कि हम बात करते हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को ऑप्ट किया है, ना कि अमेरिका में। अमेरिका में क्या है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अच्छा, ये क्या होता है देखते हैं एक बार। पार्लियामेंट्री सिस्टम की हम बात करते हैं तो ये कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में, ओके। यानी कि होता क्या है यहाँ पे, अगर दो यहाँ पे ऑर्गन है, ओके, सपोज कीजिए लोअर हाउस, अपर हाउस, ओके, यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक डॉक्ट्रिन आती है सेपरेशन की, पावर ऑफ सेपरेशन, कहाँ पे, बिटवीन द टू ऑर्गन, यानी कि जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है। अब यहाँ पे क्या होता है, पार्लियामेंट्री में जो हमने यहाँ पे ऑप्ट किया है, यहाँ पे कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन, यानी कि एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कोई सजेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर हम ये वाला अमेरिकन सिस्टम को ऑप्ट करते हैं, जो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ऑफ गवर्नमेंट का,
तो वो चीज़ें कहीं हद तक सही नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये उस डॉक्ट्राइन पे काम करता है जो कि पावर ऑफ सेपरेशन है, यानी कि ये अपने आप में अलग अलग काम करते हैं। यहाँ पे क्या है, मिलजुल करके काम करते हैं। ओके, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ओके, और ये जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हम इसको वेस्टमिंस्टर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। किसकी? कैबिनेट गवर्नमेंट होती है। दो तरह की गवर्नमेंट होती है। वेस्टमिंस्टर यानी कि इसको हम, जो हमारे पास यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हम इसको किस नाम से जानते हैं? वेस्टमिंस्टर के नाम से जानते हैं। वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट क्यों जानते हैं? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। बिल्कुल है जी, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा क्या है, यहाँ पे कैबिनेट गवर्नमेंट है। ओके, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी आई थिंक। ओके, आगे क्या है, प्रेजेंस ऑफ द नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। अच्छा, रियल एग्जीक्यूटिव क्या होता है? हमारे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, तो ये यहाँ पे प्रेजेंस होती है किस चीज़ की? एक तो नॉमिनल की, और दूसरा यहाँ पे रियल एग्जीक्यूटिव की। नॉमिनल इन द सेंस यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वो चीज़ों को नॉमिनेट करते हैं। और रियल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? यानी कि इंप्लीमेंट कराने वाले कौन होते हैं? यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। मेजोरिटी पार्टी रूल होता है, हाँ बिल्कुल, जो पार्टी मेजोरिटी में होती है वो जीत के आती है, वही रूल करती है। ऐसा तो नहीं है ना जो पार्टी मेजोरिटी में नहीं है वो काम करे, यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटर। एग्जीक्यूटिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कोई भी अगर काम करते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लेजिस्लेशन, यानी कि दोनों ही हाउस में आकर के, राज्यसभा लोकसभा में, पार्लियामेंट में आकर के उन चीज़ों को बताएं। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन लेजिस्लेशन बिल्कुल होती है। दूसरा यहाँ पे लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बिल्कुल होती है यहाँ पे, यानी कि सेंट्रल लेवल पे कौन होते हैं? सेंट्रल लेवल पे लीडरशिप किसकी चलती है यहाँ पे? प्राइम मिनिस्टर की। और स्टेट लेवल पे किसकी चलती है? चीफ मिनिस्टर की। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, ठीक है, लोअर हाउस को कभी भी डिसोल्व किया जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पे चीजें हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, इवन दो द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न। अब ये बात तो ठीक है कि हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है किसके ऊपर डिपेंड है, यानी कि जो ब्रिटिश पैटर्न है उसी से हमने लिया है इसको, लेकिन कुछ ना कुछ इसके अंदर डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले क्या है, इंडियन पार्लियामेंट क्या है, एक सोवरेन बॉडी यहाँ पे नहीं है, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या है यहाँ पे, वो सोवरेन बॉडी है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इंडिया का, इंडियन स्टेट के अंदर जो हेड होता है ना, हम उसको इलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं, तभी तो इसी को तो हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि रीजन क्या है, इंडिया के अंदर जो हेड होता है उसको हम रिपब्लिक करते हैं। लेकिन ब्रिटिश के अंदर वो चीज़ें नहीं है। ब्रिटिश के अंदर मोनार्की है। मोनार्की इन द सेंस एक ही राजा है, उसी की वहाँ पे जनरेशन चलती आ रही है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो इंडिया का हो ब्रिटेन का हो, जो प्राइम मिनिस्टर है उसका रोल बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट और क्रूशियल होता है, समझ रहे हैं आप इसको? तो इसी को हम बोल देते हैं प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट। ओके, हाँ ये बात ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी पार्लियामेंट्री है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, ब्रिटिश पैटर्न से रिलेटेड है, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है, समझ रहे हैं कैसे? सबसे पहले इंडियन पार्लियामेंट क्या है, एक सोवरेन बॉडी नहीं है जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है। दूसरी बात, यहाँ पे जो इलेक्टेड होता है उसको हम जो हमारा हेड होता है उसको इलेक्ट करते हैं, और ब्रिटिश में इलेक्ट नहीं होती, वो चीज़ें चलती आती हैं, ठीक है, उसको हम मोनार्की बोलते हैं। और ये चीज़ मैंने आपको बता दूं, दोनों ही में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में या फिर इंडियन पार्लियामेंट में, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, उनका रोल बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, और इसी वजह से हम उनको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी आई थिंक। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल, एंड इन केस यू वांट टू गेट इन टच विद मी ऑन माय इंस्टा, देन दिस इज माय इंस्टा हैंडल। ओके, और लेक्चर अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।